पंकज बेशर्मी से अपनी माँ देवंती जी से बोलते जा रहा था। माँ, तुम अपना सामान पैक कर लो और अपने तीनों बेटियों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। बेटे की बात सुनकर देवंती जी स्तब्ध जैसी रह गई। आंखों में आंसू लिए हुए बोली, बेटा, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, और वह भी तीन तीन बड़ी बेटियों को लेकर। एक तुम ही तो मेरा सहारा हो। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। अगर तुम मुझे और अपनी बहनों को घर से निकाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे। तभी देवंती जी की बात सुनकर अंदर से उनकी बहू प्रियंका भड़कती हुई बाहर आई। हमने ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का। तुम सब गांव की गवारों को अपने पास रखकर मुझे कितनी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है, यह मैं ही जानती हूँ। अब बिल्कुल नहीं सहूँगी। मैं हाई फाई सोसाइटी में रहती हूँ और मेरी सारी सहेलियाँ भी हाई फाई सोसाइटी की है। तुम लोगों की वजह से मैं उन्हें अपने घर भी नहीं बुला पाती हूँ। तुम लोगों को देखकर वह लोग मुझ पर हंसती रहती है। इसीलिए निकल जाओ मेरे घर से। अब मुझे फ्री होकर जीने दो। बेटा, वैसे भी तुमने हमें पीछे का एक कमरा दिया है। हम तो माँ बेटी वैसे भी तुम्हारे इतने बड़े घर में नहीं आते हैं। जैसे तुम लोग कहते हो हम उसी तरह से तो करते हैं, फिर भी हमें घर से निकाल रहे हो। फिर देवंती जी अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद एक तुम लोग ही तो अपनी बहनों का सहारा हो, और भूल गए क्या कि तुम्हारे बाबूजी के मरते समय तुमने उनसे वादा किया था कि अपनी माँ का ख्याल रखोगे, बहनों की पढ़ाई पूरी करवाओगे और उनकी शादी भी करोगे। और मुझे भी तो यही कहकर तुमने गांव की ज़मीन को बेच दिया कि मुझे और अपनी बहनों को शहर में रखोगे। इसी वजह से मैं तुम्हारे कहने पर गांव का घर और ज़मीन दोनों बेच दिया कि चलो उसके पिताजी के बाद बड़ा भाई है अपनी बहनों को संभालने के लिए। लेकिन तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां से पीछा छुड़ाना चाहते हो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब तो हम गांव भी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि ना तो घर बचा है और ना ही ज़मीन है। तभी बहू उनके कमरे से एक बैग में सारे कपड़े पैक करके उनके सामने फेंकते हुए बोली, पंकज, अब तुम्हारी माँ इस घर में एक दिन भी अपनी बेटियों के साथ रुकी तो समझ लेना मैं इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी और अपने डैडी से कह दूंगी कि अपने दामाद की जगह बिजनेस पार्टनर किसी और को बना लीजिए। यह सुनकर पंकज घबरा गया और बोला, नहीं नहीं डार्लिंग, ऐसे कैसे तुम मायके चली जाओगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम जो कहोगी मैं सो करूँगा। पंकज यह बात अच्छी तरह से जानता था कि आज वह प्रियंका के पिताजी की वजह से ही इतने बड़े बंगले में खड़ा है। उनके बिजनेस में पार्टनर होने की वजह से ही बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। यह सारी शानो शौकत प्रियंका के पिता की वजह से ही है। अगर प्रियंका मायके चली गई और उसके पिताजी मुझसे नाराज़ हो गए तो मेरा तो ऐशो आराम ही छीन जाएगा। यही सब सोचकर पंकज दरवाजे पर पड़े हुए बैग उठाकर माँ के हाथों में थमाते हुए बोला, माँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया प्रियंका ने क्या कहा है, जो अभी भी घर की दहलीज पर खड़ी हुई हो। निकल जाओ अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से। तभी देवंती जी की बड़ी बेटी नूतन, जिसकी उम्र 18 बरस थी, वह बोली, भैया, आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। बचपन में हम सभी लोग साथ में खेलते थे। मुझे तो अपने भाई पर इतना गुमान था, लेकिन आज आपके व्यवहार को देखकर मन बड़ा दुखी हो गया। मुझे तो लगा था कि पिताजी के जाने के बाद आप लोग हम सबकी जिम्मेदारी
बहुत अच्छे से निभाएंगे। तुमसे हम सबकी बड़ी ही उम्मीदें थी। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, इतना बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, खूब सारा पैसा है, तो क्या अपनी बूढ़ी माँ और बहनों को नहीं रख सकते हो? तभी चिल्लाती हुई प्रियंका बोली, हाँ हाँ, तुम्हारी अकेली माँ होती तो घर के किसी कोने में रख भी लेते, पर पूरी की पूरी पलटन साथ में लेकर चलती है तुम्हारी माँ। अब 3-3 बेटियों को रखना हमारे बस की बात नहीं है। हमने इधर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है जो तुम लोगों को अपने घर में रखेंगे। इसीलिए अब तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। यह घर मेरे डैडी का दिया हुआ है। इसमें सिर्फ मेरा और मेरे पति का हक है। दरअसल प्रियंका को यही चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो उसका पति पंकज अपनी माँ और बहन के प्यार की वजह से कहीं पिघल ना जाए और उनके पढ़ाई लिखाई के खर्चे और शादी ब्याह के खर्चे उठाने के लिए तैयार ना हो जाए। इसीलिए प्रियंका ने पहले ही यह प्लान बना लिया कि माँ बेटी को घर से निकालना ही बेहतर है। और पंकज को भी अपनी माँ और बहनों से पैसा और शानो शौकत ज़्यादा प्यारा था। वह अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम के लिए माँ और बहनों को छोड़ सकता था। थोड़ा बहुत पंकज अगर माँ की तरफ खींचता भी तो प्रियंका उसे अपनी डैडी की धमकी देकर अपनी बात मनवा लेती थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि पंकज को पैसे ज़्यादा प्यारे हैं और अपनी बूढ़ी माँ और बहनों की वजह से वह अपनी लग्जरी लाइफ कभी नहीं छोड़ने वाला है। यह सब सोचते हुए वह फिर से बोली, माँ जी, सुनाई नहीं देता है क्या? उठाओ अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। तभी बड़ी बेटी नूतन फिर से बोली, भाभी, अब आप एक भी शब्द मत बोलिएगा। बहुत बेइज्जती कर ली माँ की, और कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओह, देखो तो सही तुम्हारी बहन के नखरे, गुरूर तो देखो। बोल तो ऐसे रही है जैसे कहीं की महारानी हो या नहीं, लेकिन आपकी फालतू की बातें अब नहीं सुनूंगी। जब तक आपके घर में रह रही थी तब तक हमने बहुत कुछ सहन किया था। तुम्हारे घर के सारे काम भी हम चारों माँ बेटियाँ ही करती थी, कुछ फोकट में नहीं खाती थी। तुम हमें अपने घर में अब इन्हीं कामों के लिए तुम्हें काम वाली रखनी पड़ेगी, तब तुम्हें हमारी कीमत पता चलेगी। देख रहे हो अपनी बहन के तेवर, हाथ में एक पैसा भी नहीं है, लेकिन अकड़ देखो 7वें आसमान पर है। भाभी, अकड़ नहीं बल्कि स्वाभिमान है। तभी देवंती जी बेटी को शांत कराते हुए बोली, बेटा शांत हो जा। शहर में आकर बेटा इतना बदल जाएगा, इसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब बहू तो पराई थी, लेकिन बेटा भी पराया हो गया है, तो अब बिना रहकर हम करेंगे क्या? बेटा तुम्हारे घर से जा रहे हैं। जाते जाते देवंती जी अपनी बहू से बोली, बहू, तुम्हें जिस पैसों का इतना घमंड है ना, एक दिन देखना मेरी बेटियां तुम्हारा घमंड तोड़ देगी। वह भी कामयाबी कैसे मुकाम को छुएगी जिसकी कभी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। देवंती जी की बात सुनकर बहू हंसने लगी और बोली, हाँ हाँ, क्या आता है तुम्हारी बेटियों को? झाड़ू पोछा करने के सिवा तो उन्हें कुछ आता नहीं है। किसी के घर में जाकर बस यही कर सकती है, वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। चली मेरी बराबरी करने। कहते हुए प्रियंका ने देवंती जी को उनकी बेटियों को धक्का दे दिया और बोली, पलट कर दोबारा मेरे घर में कभी मत आना। देवंती जी बेटे की तरफ बड़ी आस से देख रही थी, पर बेटा भी चुपचाप सर झुकाकर घर के अंदर चला गया। बेटे का व्यवहार देवंती जी को खाए जा रहा था, लेकिन कर भी क्या सकती थी। तीनों बेटियों को लेकर देवंती जी वहाँ से जल्दी और थोड़ी दूर जाकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
तभी सबसे छोटी बेटी प्रिया रोने लगी और बोली, माँ अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे कि हमें इसी पेड़ के नीचे रहना होगा। बेटी की बात सुनकर देवंती जी ने अपनी तीनों बेटियों को गले से लगा लिया और हिम्मत देते हुए कहने लगी, नहीं बेटा, एक दिन हमारा अपना घर भी होगा, हम भी अपने घर में शान से रहेंगे, सारे सुख सुविधा होगी, कोई कमी नहीं होगी हमारे पास भी। बस कुछ दिनों की मुसीबत है और हमें इसे पार करना है। सुख दुख सबकी ज़िंदगी में आता है। बेटा, अभी हमारा अच्छा समय नहीं चल रहा है, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तभी तो 5 महीने पहले तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब तुम्हारे भैया ने भी हमें छोड़ दिया। लेकिन इस समय भी बीत जाएगा और एक दिन देखना हमारा समय भी आएगा। इस तरह से अपनी बेटियों को देवंती जी हिम्मत दे रही थी। देवंती जी की हिम्मत की वजह से ही उनकी बेटी नूतन भी बड़ी ही हिम्मत वाली थी। शाम होते होते सबको भूख लगने लगी। माँ, इधर आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब से भैया के पास शहर में आए हैं तब से भैया हमें कहीं लेकर भी नहीं गए जिससे शहर में हमारी को जान पहचान हो। पास में ही किसी मंदिर की घंटी की आवाज़ आ रही है, चलो उधर ही चलते हैं, हो सकता है उधर हमें कुछ खाने को मिल जाए। देवंती जी अपनी बेटियों को लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ी। देखा तो मंदिर में भगवान की दया से भंडारा हो रहा था। देवंती जी बेटियों के साथ भंडारे का भोजन करने लगी और भगवान का लाख लाख शुक्र करने लगी कि आज तो मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा हो गया है तो किसी को भी भूखे पेट नहीं सोने दे सकता। 1-2 दिन तो देवंती जी के मंदिर में ही वहाँ का प्रसाद खाकर निकल गए। लेकिन फिर वह अपनी बेटियों से बोली कि बेटा, हम इस तरह से ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, अपने लिए कुछ काम ढूंढना होगा, तभी हम पैसे कमा पाएंगे और अपने लिए एक छत ले पाएंगे और मेहनत से ही 2 वक्त का खाना खा पाएंगे। लेकिन माँ, हमारे हाथ में तो एक भी पैसा नहीं है और बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़ी बेटी नूतन ने कहा तो देवंती जी ने अपने कानों के छोटे छोटे कुंडल को उतारते हुए नूतन को देते हुए रख दिए और बोली कि बेटा, हम इन सोने के कुंडल को बेच देंगे, पर माँ, हमें तो पता भी नहीं है कि हम इनको कहाँ बेचेंगे। तभी मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए एक सेठ सेठानी उन्हें दिखाई दिए। देवंती जी उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, आप मुझे बड़े ही धनी व्यक्ति लग रहे हैं, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप मेरे सोने के कुंडल ले लीजिए, खरे सोने के हैं, चाहे तो आप इनको चेक भी करवा सकते हैं और इसके बदले में जितनी भी कीमत आपको ठीक लगे वह मुझे दे देना, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वह सेठ सेठानी बहुत ही भले लोग थे। वह कहने लगे, तुम कुंडल क्यों बेच रही हो? बस कुछ मजबूरी है साहब, 3 बेटियों की जिम्मेदारी है, इसीलिए बेचने पड़ रहे हैं। इतना कहते कहते देवंती जी की आंखों में आंसू भर आए। कहाँ हैं तुम्हारी बेटियाँ? सेठानी ने पूछा तो देवंती जी ने सीढ़ियों पर बैठी हुई अपनी तीनों बेटियों की तरफ इशारा किया। सेठ जी पूछने लगे कि तुम इन पैसों से क्या करोगी? इससे तो कुछ दिनों का ही खर्चा चलेगा। मैं सब्जी का ठेला खरीद लूँगी और अपनी बेटियों के साथ सब्जी बेचूँगी। सेठ सेठानी देवंती जी की मजबूरी को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। बेचारी 3 बेटियों को लेकर कहाँ जाएगी? वह कुंडल खरीदने के लिए तैयार हो गए और उसके बदले में उन्हें 20,000 रुपये दे दिए। 2 दिन बाद सेठ सेठानी फिर से मंदिर आए तो देखते हैं कि देवंती जी ने मंदिर के पास ही एक सब्जी का ठेला लगाया हुआ है जिस पर सभी ताज़ी सब्जियां रखी थी। अपनी बेटियों के साथ सब्जियां बेच रही थी। शारदा जी की ईमानदारी को देखकर सेठ सेठानी उनके पास गए
उन्हें देखते ही देवंती जी बोली, अरे साहब बताओ, आपको क्या सब्जी चाहिए? आपने हमारे ऊपर इतने एहसान किए हैं, हम आपको ऐसे ही सब्जी दे देंगे। नहीं नहीं, हम सब्जी लेने नहीं आए हैं, बल्कि तुमसे कुछ कहने आए हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो अपनी बेटियों के साथ मेरे घर में जाकर रह सकती हो। दरअसल हम दोनों पति पत्नी बहुत बड़े घर में अकेले ही रहते हैं। हमारी कोई संतान भी नहीं है। शादी को पूरे 30 वर्ष हो गए हैं। खाली घर काटने को दौड़ता है। घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर में ना तो कोई बात करने को है और ना ही कोई अपना है। तुम्हें हमारी ज़रूरत है और मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग मेरे घर में आकर रहे। साहब, मैं बिना कुछ काम धाम किए आपके घर में फोकट में नहीं रह सकती। अगर आपके घर में कुछ काम धाम हो तो आप मुझे काम के बदले पैसे देंगे तो हम आपके घर में ज़रूर आकर रहेंगे। यह सुनकर सेठ सेठानी खुश हो गए कि सच में देवंती जी और उनकी बेटियां बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमान है। उन्होंने कहा कि मेरा घर बहुत बड़ा है और बहुत सारे काम भी है। हमारा रसोइया काम छोड़कर चला गया है। अगर तुम खाना बनाने का और साफ सफाई करने का काम कर सकती हो तो मेरे घर में जाकर रह सकती हो। बहुत सोच विचारने के बाद देवंती जी अपनी बेटियों से सलाह मशवरा करने लगी तो उनकी बेटी नूतन बोली कि माँ, हमें काम भी मिल रहा है और रहने के लिए छत भी मिल रही है, तो अच्छा है कि हम सेठ जी के घर पर ही चलते हैं। बेटियों से बात करके देवंती जी ने सेठ जी से बोल दिया कि ठीक है सेठ जी, आज तो नहीं, कल से हम आपके घर ज़रूर आ जाएंगे। आप पता बता देना हमें कहाँ आना होगा। ठीक है, हम आपको कल खुद ही लेने आ जाएंगे। इतना कहकर सेठ सेठानी अपने घर चले गए। उनके जाते ही देवंती जी के बेटे बहू मंदिर में आए। तभी उनकी नज़र देवंती जी और उसके ठेले पर गई। सब्जी बेचते देखा। पहले तो उनकी बहू प्रियंका ठहाका लगाकर हंसने लगी, फिर कहने लगी, मैंने कहा था ना, तो माँ बेटी को यही औकात है। या तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करोगी या बर्तन धो लोगी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें सड़कों पर सब्जी बेचनी पड़ेगी। और क्या तुम्हें यही शहर मिला था सब्जी बेचने के लिए? कुछ तो मेरे बारे में सोच लिया होता। बहू, अगर आज मुझे सब्जी का ठेला लगाना पड़ रहा है तो इसका जिम्मेदार भी तुम दोनों ही हो, क्योंकि तुम दोनों के कहने पर ही मैं गांव का घर और ज़मीन दोनों बेच दिया और सारा संपत्ति तुम्हें दे दिया। लेकिन शहर में आकर बेटा इतना स्वार्थी निकल जाएगा, यह पता नहीं था। अगर गांव में मेरा घर और ज़मीन होता तो हम लोग वहीं चले जाते, लेकिन तुम दोनों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। हमारा सब कुछ ले लिया, लेकिन एक दिन हमारा समय ज़रूर बदलेगा। जितना आज तू मेरा और मेरी बेटियों का मजाक बना रहे हो, एक दिन देखना तुम्हारी बराबरी में मेरी बेटियां खड़ी होकर दिखाएंगी। तभी बहू फिर से हंसते हुए कहने लगी, क्यों मजाक करती हो बुढ़िया? सब्जी का ठेला लगाकर तुम्हारी बेटियां मेरी बराबरी करेगी? हटाओ यहाँ से सब्जी का ठेला। कहते हुए बहू ने सारी सब्जी फेंक दी। बेटा पास में खड़ा सब कुछ देख रहा था, पर कुछ नहीं बोला। सब्जी फेंककर दोनों बेटे बहू कार में बैठकर अपने घर चले गए। आज देवंती जी और उनकी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उन सब के दिल में एक ऐसी तमन्ना जाग उठी थी कि अब बस किसी भी तरह से खूब सारे पैसे कमाने हैं और भाई भाभी को उनकी औकात दिखानी है। फिर चाहे उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़े। हम तीनों बहनें मेहनत करेंगे, लेकिन अपनी माँ का सर कभी नहीं झुकने देंगे। माँ, तुम चिंता मत करो। सुबह सुबह मंदिर के पास देवंती जी अपनी बेटियों के साथ बैठी थी कि तभी सेठ सेठानी अपनी कार लेकर उन्हें लेने के लिए आ गए।
पहले सबने भगवान के दर्शन किए और फिर चारों माँ बेटी सेठ सेठानी के साथ कार में बैठकर उनके घर आ गई। सच में सेठ जी का घर बहुत बड़ा था, लेकिन उस घर में रहने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे। बाहर की तरफ एक पोर्शन बना हुआ था जो कि उनके घर में रसोइया का था। देवंती जी अपनी तीनों बेटियों के साथ इस पोर्शन में रहने लगी। एक दिन सेठानी वहां आई तो उन्होंने देखा कि देवंती जी की दोनों बड़ी बेटियां घर का काम निपटाने के बाद कुछ पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही हो बेटा? कुछ नहीं आंटी जी, यह मेरी पुरानी किताबें हैं। पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छूट गई, इसीलिए अपनी पुरानी किताबों को पढ़कर मन हल्का कर लेते हैं। क्या तुम्हें पढ़ाई का शौक़ है? तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? कल ही हम तुम्हारा किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। तुम्हारा ही क्यों, तुम तीनों बहनों का कॉलेज और स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। आराम से पढ़ाई करना। सेठानी की बात सुनकर तीनों बेटियों की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। पढ़ाई की बात आने पर वह एक बार भी मना नहीं कर पाई। जल्दी सेठ सेठानी ने उनका एडमिशन करवा दिया। घर के सारे काम धाम करने के बाद देवंती जी के तीनों बेटियां मन लगाकर पढ़ाई करती। नूतन का LLB करने का सपना था और जल्द ही उसने अपने इस सपने को पूरा कर दिखाया। दूसरे नंबर की बेटी प्राची भी पुलिस विभाग में एक अफसर बन गई और सबसे छोटी बेटी प्रिया अभी UPSC की तैयारी कर रही थी। इसी तरह 8 साल बीत गए। इन 8 सालों में देवंती जी जाकर भी जिंदगी में खुशियों की लहर दौड़ गई थी और उधर उनके बेटे और बहू की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। उनकी बहू के पिताजी इसके बिजनेस में उनका बेटा पंकज पार्टनर था। उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई, जिससे सारा बिजनेस का भार पंकज के कंधों पर आ गया। पंकज बिजनेस में पार्टनर ज़रूर था, लेकिन उसे बिजनेस को चलाना नहीं आता था और ना ही उसने कभी उन्हें सीखने की कोशिश की। सिर्फ ऊपरी तौर पर वो अपनी पत्नी के पिता का साथ देता रहा। धीरे धीरे उसके बिजनेस में घाटा होता गया और एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा बिजनेस बिक गया। अब उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, इधर उधर भटकते हुए काम ढूंढ रहा था। तभी एक दिन उसकी नज़र अपनी बहन नूतन पर पड़ी, जो एक कार में बैठकर जा रही थी। वह अपनी बाइक से नूतन का पीछा करने लगा और पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। नूतन कार से उतरकर अपने घर के अंदर चली गई, पर उसका भाई पंकज वहीं खड़ा उसे घर को देखता ही रह गया और दबे पांव वापस अपने घर चला गया। जाते ही सबसे पहले उसने अपनी पत्नी प्रियंका को सारी बात बताई कि उसकी माँ और तीनों बहनें हमसे बहुत आगे निकल गई हैं। आज उनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यह सुनते ही प्रियंका का मुंह खुला का खुला रह गया। वह पंकज से कहने लगी कि तुम जाओ और अपनी माँ से मदद मांगो। तुम तो उनके बेटे हो, तो वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। इसीलिए जाओ और मेरे पिताजी के बिजनेस को फिर से खरीदने के लिए उनके आगे हाथ फैलाओ, पैसे मांगो और मेरे पिताजी के बिजनेस को फिर से उठाओ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ प्रियंका? पहले तो हमने उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, अब किस मुंह से उनके पास जाऊंगा? क्यों, आज तुम्हारी माँ के पास इतना सारा पैसा है, तो क्या वह अपने बेटे की मदद नहीं करेगी? तुम उनके बेटे हो, जब तुम्हें रोता गिड़गिड़ाता हुआ देखेंगी तो ज़रूर तुम्हारी मदद कर देंगी। उनका दिल पिघल जाएगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, देखती हूँ उस बुढ़िया के बंगले गाड़ी। कहते हुए प्रियंका अपने पति के साथ बाइक पर बैठकर वहाँ से चल दी। पंकज ने अपनी माँ के घर के सामने जाकर बाइक रोक दिया और प्रियंका को घर दिखाते हुए बोला कि यही माँ का घर है। इतना बड़ा घर और गाड़ी देखकर प्रियंका कहने लगी कि उस सब्जी बेचने वाली बुढ़िया ने इतना बड़ा घर कैसे खरीद लिया?
ज़रूर इन लोगों की किसी ने मदद की होगी, वरना इन लोगों के पास तो खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे। तभी पंकज बोला कि अब अंदर भी चलोगी या यहीं पर खड़ी होकर इस घर को ही देखती रहोगी? हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन क्या बोलना है उस बात का ध्यान रखना। अगर झूठे आंसू बहाने पड़े तो वह भी बहा देना। कहते हुए दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हुए घर की डोरबेल बजाई तो अंदर से देवंती जी ने आकर दरवाज़ा खोला। अपने सामने देवंती जी को देखकर बेटे और बहू दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि देवंती जी जब उनके पास रहती थी तो एकदम से दुबली पतली थी और सूती सी साड़ी पहने रखती थी, लेकिन आज उन्होंने सिल्क की महंगी साड़ी पहन रखी थी और शरीर से भी हट्टी कट्टी लग रही थी। गले में मोटी सी सोने की चैन पहन रखी थी, हाथ में घड़ी बांधी थी। बेटे बहू को देखते ही देवंती जी ने कहा कि बोलो कैसे आना हुआ। तभी दोनों बेटे बहू देवंती जी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, प्लीज़ माँ जी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया। घड़ियाली आंसू निकालते हुए प्रियंका बोली, हाँ माँ जी माफ़ कर दो अपने बेटे बहू को, देखो कितने परेशान हैं हम लोग। तभी अंदर से आते हुए नूतन ने कहा, अच्छा भाभी, जब आप लोगों ने हमें घर से धक्के मार कर बाहर निकाला था तब हम भी तो परेशान ही थे। आपने एक बार भी यह नहीं सोचा कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। तुम्हें तो अपने पैसों का बहुत घमंड था, आज कहाँ गया वह तुम्हारा पैसा और घमंड जो हमारे सामने हाथ जोड़कर पैसों के लिए गिड़गिड़ा रही हो। तभी देवंती जी कहने लगी, क्यों बेटा, तुमने जब हमको घर से निकाला था तब मैंने कहा था ना कि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। एक दिन मेरी बेटियां तुम्हारे बराबर से खड़ी होकर दिखाएगी और आज देखो मेरी तीनों बेटियां तुमसे बहुत आगे निकल गई है। तुम्हें अपने पैसों का और अपने स्टेटस का बहुत ज़्यादा घमंड था, तो देखो आज पूरे शहर में मेरी बेटियों के चर्चे हैं। जब लोग कहते हैं कि देखो देवंती जी की एक बेटी वकील बन गई, एक पुलिस अफसर में लग गई और एक यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मेरी बेटियां मेरी शान है। यह सुनकर प्रियंका आग बबूला होते हुए बोली, अच्छा बुढ़िया, तभी तेरे अंदर इतना घमंड आ गया। पर देखना, आगे कुछ बोलती इससे पहले ही पंकज ने उसको रोक दिया और देवंती जी से कहने लगा, माँ, वह तीनों आपकी बेटियां हैं तो मैं भी तो आपका बेटा हूँ। आज आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है तो क्या आप मदद नहीं करोगी? कैसी मदद? कौन सी मदद? तुम्हारे जैसे बेटे होने से तो अच्छा होता कि मुझे एक बेटी और हो जाती। मुझे नहीं चाहिए था तुम्हारे जैसा स्वार्थी और लालची बेटा, जिसे पैसों के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। तुमने कभी बेटा होने का फ़र्ज नहीं निभाया और मुझे बेटे का ज्ञान दे रहे हो। मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, इसकी लिस्ट अगर निकाल कर दे दूं तो गिनतियाँ करते रह जाओगे। एक माँ का सब्जी बेचना भी तुम्हें गवारा नहीं लगा। कभी यह चिंता नहीं की कि माँ को घर से निकाल दिया तो क्या खाएगी, बाहर तीन तीन बेटियों को लेकर अनजान शहर में कहाँ जाएगी। इसीलिए मुझे अब किसी तरह की उम्मीद मत रखना। फिर बहू की तरफ देखते हुए बोली, बहू, भगवान के नीचे रहकर पैसों का घमंड कभी मत करना, क्योंकि घमंड किसी का नहीं चलता। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है। कहकर देवंती जी ने दरवाज़ा मुंह पर ही बंद कर दिया। बेटे बहू अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।